जय हिंद दोस्तों। ज्ञान सागर सिविल एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है रोड से ही रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ रोड्स इन उत्तर प्रदेश। वो क्या क्या कारण हैं जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में कहीं पे रोड का घनत्व यानी कि डेंसिटी ज़्यादा है, कहीं पे रोड की डेंसिटी कम है। व्हाट आर द मेजर फैक्टर बिहाइंड द कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ द रोड्स इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के कुछ एरियाज में रोड की डेंसिटी ज़्यादा है, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं बहुत अच्छी हैं। अब कुछ एरियाज में ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं बहुत बुरी हैं। उसके मुख्य कारण क्या हैं? इस टॉपिक्स को हम थोड़ा ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक्चुअल में रोड जो है वो ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स इस तरह के जो है सब्जेक्ट में ही स्टडी उसका किया जाता है। और उसी के हिसाब से एक क्वेश्चन यूपी पीसीएस या तो पूछ चुका है या तो पूछेगा। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ रोड्स इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को हम इन जनरल 3 भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो आपका बुंदेलखंड का क्षेत्र है, 3 नहीं बल्कि 4 भागों में डिवाइड करते हैं। एक बुंदेलखंड का क्षेत्र है, एक पूर्वांचल का, एक सेंट्रल यूपी जिसको मध्यांचल कहते हैं, और तीसरे नंबर में आपका पश्चिमी यूपी यानी कि वेस्ट यूपी या वेस्टर्न यूपी कहलाता है। बट हम यहाँ रोड के को स्टडी करने के लिए उत्तर प्रदेश को कुछ थोड़ा दूसरे एंगल से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और कोशिश करेंगे कि उन्हीं आधार पे रोड की कहाँ पे डेंसिटी कम है या रोड कंसंट्रेशन कहीं पे ज़्यादा है, और क्या कारण है जिसकी वजह से रोड जो है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रोड्स, यानी कि रोड्स कहीं पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है, कहीं पे कम है, कहीं पे रोड की डेंसिटी कम है, कहीं पे ज़्यादा है। जहाँ पे रोड की डेंसिटी अच्छी है, जहाँ पे ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं अच्छी हैं, वो एरियाज बहुत ही वेल ऑफ है। जिन एरियाज में स्पर्श पॉपुलेशन है यानी कि रोड की डेंसिटी कम है और जोग्राफिकल फैक्टर या फेनोमेना वहाँ सपोर्ट नहीं करते, तो वहाँ पे रोड के बहुत ज़्यादा यूजेबल नहीं है और वहाँ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन या ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज हैं और चैलेंजेस हैं। तो उस कड़ी में हम उत्तर प्रदेश को पहले ये समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो रोड है क्या वो सारी जगह एक जैसे ही उसका डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है? ऐसा नहीं है, वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड रोड्स हैं। तो पूरे उत्तर प्रदेश में रोड्स कहीं पे ज़्यादा डेंस है, कहीं पे कम है, कहीं पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है, कहीं पे बेटर है, कहीं पे आपको 100 किलोमीटर जर्नी करने के लिए 12 घंटे लग सकते हैं उत्तर प्रदेश में, कहीं पे आपको 100 किलोमीटर जर्नी करने के लिए मात्र 200 से 250 2 या 2.5 घंटे ही लगेंगे। तो ये सारी की सारी सुविधाओं पर निर्भर करती है, यानी कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और व्हीकल्स वगैरह, वहाँ का रोड कैसा है। ठीक, तो उसके अंतर्गत हम एक पॉइंट लिख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में रोड का डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न एक जैसा या समान पैटर्न नहीं है, एक जैसा पैटर्न नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन का। तो उसको कुछ इस तरह से पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोड पैटर्न इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में रोड एक जैसा जो है डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, कहीं पे रोड की डेंसिटी कम है, कहीं पे रोड की डेंसिटी ज्यादा है। ठीक है, तो वो ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। क्या है? बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। अब देखिए, यूपी को पहले हम कुछ मेजर एरियाज में या रीजन में डिवाइड करेंगे और हर एरिया की स्टडी करेंगे कि किस एरिया में कंसंट्रेशन ज्यादा है रोड की और कहाँ पे कम है। जहां पे रोड की डेंसिटी या कंसंट्रेशन ज्यादा है उसके कारण क्या है? तो मान लेते हैं ये यूपी है, यूपी। अब उस यूपी को हमें रोड की स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ मेजर भागों में डिवाइड करेंगे। तो नंबर 1 पे ग्रीन रेवोल्यूशन एरिया। क्या है? वो एरिया जहां पे ग्रीन रेवोल्यूशन का लाभ पहुंचा था लोगों को, तो ग्रीन रेवोल्यूशन एरिया, ग्रीन रेवोल्यूशन रीजन है ना, वो एरिया जहां पे ग्रीन रेवोल्यूशन का लाभ पहुंचा उत्तर प्रदेश में, तो एक तो वो हो गया। दूसरे नंबर में आपका अपर गंगा प्लेन, तो आपका ये आ जाएगा ग्रीन रेवोल्यूशन एरियाज में। तो मिडिल गंगा प्लेन क्या है? मिडिल मिडिल
गंगा प्लेन। थर्ड नंबर में आपका भाबर एंड तराई बेल्ट। नेक्स्ट नंबर में आपका बुंदेलखंड पड़ता है। ठीक है, अब इन चारों एरियाज में रोड का जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है उसी को सीक्वेंस वाइज डिस्कस करते हैं। पहले नंबर पे ये आपका ग्रीन रेवोल्यूशन रीजन है। फर्स्ट नंबर में हमारा पॉइंट क्या है? ग्रीन रिवोल्यूशन रीजन। देखिए, ग्रीन रेवोल्यूशन एरियाज में जो है कौन कौन से एरियाज आते हैं, तो इसमें अपर गंगा दोआब आता है और रोहेलखंड, ब्रज भाषा बोले जाने वाला क्षेत्र, ये सारा का सारा ग्रीन रेवोल्यूशन रीजन में आता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इस पॉइंट को कुछ इस तरह से कि यहाँ पे रोड कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, यानी कि रोड की डेंसिटी बहुत ज्यादा है। अब फिर उसके कारण क्या है रोड की डेंसिटी होने के? तो एक पॉइंट ये बन सकता है यहाँ पे कि रोड हाई रोड डेंसिटी एंड कंसंट्रेशन is found in upper Ganga Doab and Rohilkhand region। रोहेलखंड एरियाज में जाएंगे और आप अपर गंगा दोआब वाले एरिया में, तो यहां पे रोड की डेंसिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। ड्यू टू फॉलोइंग फेवरेबल फैक्टर्स, क्या कह सकते हैं इसको आगे? ड्यू टू फॉलोइंग फेवरेबल फैक्टर्स। फेवरेबल फैक्टर से तात्पर्य है कि इन एरियाज में रोड डेंस होने के कुछ फैक्टर्स हैं और वो यहां सपोर्ट करते हैं, इसलिए यहां रोड की डेंसिटी बहुत ज्यादा है। अब रोड को सपोर्ट करने वाले फेवरेबल और अनफेवरेबल फैक्टर क्या है? जो फेवरेबल फैक्टर है उसकी वजह से रोड जो है बहुत ज्यादा वहां पे डेंस होगा, वहां पे कंसंट्रेशन ऑफ द रोड ज्यादा होगा। जैसे आपका ये अपर गंगा दोआब है, आपका ये रोहेलखंड क्षेत्र है। तो फॉलोइंग फैक्टर्स में नंबर 1 पे हमारा पॉइंट इसके अंतर्गत हो जाएगा या ए हो जाएगा, ये मान लेते हैं कि यहाँ पे जो रॉक है वो स्ट्रांग है, मजबूत है, सॉलिड है। दूसरे नंबर में ये ओल्ड अलुवियम का बना हुआ रॉक है। तो जब ओल्ड अलुवियम की कोई रॉक बनी रहेगी या प्लेन एरिया है, ये एक तो प्लेन एरिया है, दूसरे नंबर में ओल्ड अलुवियम की बनी हुई रॉक है, जिसके कारण इस एरिया में डिप्रेशन और पोर्ट होल इसकी समस्या नहीं होगी। डिप्रेशन और पोर्ट होल से संबंधित ये है कि जो रोड में गड्ढे और खड्डे बन जाते हैं उसके कारण रोड जो है खराब हो जाता है और वहां पे एक्सीडेंट भी हो जाते हैं और लोग उसमें गिर करके चोटिल हो जाते हैं। तो इस तरह की समस्याएं नहीं होंगी अगर रॉक स्ट्रक्चर वहां का सॉलिड है, मजबूत है। ठीक है, तो उसमें एक पॉइंट ये हो सकता है स्ट्रॉन्ग जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, मतलब कि स्ट्रॉन्ग जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर का तात्पर्य क्या है कि ये सेडिमेंट्री रॉक ही है, ये प्लेन ही है, बट ये ओल्डर अलुवियम का बना हुआ है, इसलिए भुरभुरी रॉक नहीं है कि आसानी से टूट जाएगा, बिखर जाएगा, पोर्ट होल गड्ढे खड्डे क्रिएट हो जाएंगे, दलदली टाइप नहीं है, कहने का तात्पर्य है। तो स्ट्रॉन्ग जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ ओल्डर अलुवियम नंबर 1 तो ये हो गया कि जब स्ट्रांग रहेगा तो वहां पे गड्ढे और खड्डे होंगे नहीं होंगे। ठीक है, इसलिए इसी कारण यहां पे हम कह सकते हैं कि एब्सेंस ऑफ पोर्ट होल एंड डिप्रेशन। ठीक है,
यहाँ पे गड्ढे खड्डे ना होने का कारण खाली यही है कि ये रॉक स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा सॉलिड और मजबूत है। दूसरी चीज क्या है कि आपको अगर रोड बनाना है तो रोड बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल होता है, यानी कि जिसको बजरी कहते हैं, कंकड़ पत्थर बजरी, तो बजरी क्या इस एरिया में आसानी से अवेलेबल है? हाँ, वो भी अवेलेबल, क्योंकि नियर बाई में आपके शिवालिक रेंज है, ये जो सहारनपुर वगैरह के बेल्ट है, वहां से बहुत सारे बाउल्डर, कोबल, पेबल, पत्थर रिवर बहा करके अपने साथ लाती है। तो नॉर्थ साइड में इसमें हम देखेंगे कि एक तो सहारनपुर का बेल्ट है जहां से बहुत सारे मटेरियल, रॉ मटेरियल आसानी से इजिली अवेलेबल हो जाते हैं। उधर हम बैक साइड में जाते हैं साउथ में, तो ये जो आपका अरावली रेंज है, यानी कि जो दिल्ली है आपका, मथुरा है, आगरा है, तो इस साइड में आप देखेंगे हरियाणा का जो मेवात बेल्ट है, ठीक है, उधर राजस्थान में अलवर वाला बेल्ट है, इन एरियाज में आप देखेंगे कि अरावली फैला हुआ है। तो अरावली भी पास में है, जिसकी वजह से रॉ मटेरियल इनको बहुत ही ज्यादा आसानी से आसपास में मिल जाता है, बहुत ज्यादा उस पर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं खर्च करना पड़ेगा। और रोड बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या है? वही कंकड़ पत्थर, अजरी बजरी, ठीक है, जो भी है, यानी कि कोबल, बाउल्डर्स, पेबल्स, है ना, ग्रेन्यूल्स, सैंड्यून्स, ये सारे के सारे जो है रॉ मटेरियल है रोड बनाने के लिए, जो कि आसानी से आसपास में अवेलेबल है। इसको कुछ इस तरह से हम लिखेंगे यहां पे कि स्टोन चिप्स आर अवेलेबल नियर बाई फ्रॉम शिवालिक in north and Aravali in south। साउथ में देखेंगे तो अरावली से ये कंकड़ पत्थर बजरी अजरी जो भी है आपका ओल्डर बोल्डर टाइप चीज है, ठीक है, वो ला करके आसानी से बनाया जा सकता है रोड को। तो एक तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर हो गया और आपका ये हो गया, दो चीजें हो गई। तीसरे नंबर में एक चीज रोड में सबसे बड़ी बाधा जो बनती है वो फ्लड है। फ्लड वनली और वनली सहारनपुर, ये जो तराई और भाबर का बेल्ट है, वहीं पे कुछ एरियाज में यहाँ पे नोटिस किया जाता है। बाकी मेजर पोर्शन में आप देखेंगे कि कोई फ्लड के ऑप्शंस या चांसेस नहीं रहते हैं पूरे वेस्ट यूपी में, पूरे आपके ग्रीन रेवोल्यूशन वाले एरियाज में, ठीक है। तो एब्सेंस ऑफ फ्लड या एब्सेंस ऑफ फ्लड, एब्सेंस ऑफ फ्लडिंग एंड फ्रीक्वेंटली, मतलब कि जो रिवर चैनल है वो भी यहां पे नहीं है, ठीक है। तो लेसर अकरेंस ऑफ मल्टीपल चैनल्स, बहुत ज्यादा चैनल्स यहां पे इस एरियाज में तो नहीं पाए जाते हैं। तो छोटे छोटे चैनल जैसे आप तराई में, भाबर में, उस एरियाज में पाएंगे, तो इस एरियाज में नहीं मिलते हैं। तो लेस फ्रीक्वेंट या लेसर फ्रीक्वेंट अकरेंस ऑफ चैनल, रिवर्स या चैनल्स, है ना, रिवर्स या चैनल्स। क्योंकि रिवर अगर चैनल बहुत ज्यादा अगर होगा किसी एरियाज में, तो वहां पे ब्रिज बनाने की कॉस्टिंग बहुत आती है। क्या है? ब्रिज बनाने की कॉस्टिंग बहुत आती है, इसलिए लेस कॉस्ट इनको लगाना पड़ेगा ब्रिज बनाने में। Hence, lesser amount required on bridge construction। देखिए अगला पॉइंट क्या है कि ये एरिया बहुत ही वेल ऑफ है, चारों तरफ यहां पे बहुत बड़े बड़े शहर हैं, अर्बन पॉकेट्स हैं, कंसिडरेबल यहाँ पे जनसंख्या है, जिसके कारण रोड की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा है। तो कोई एरिया जो इंडस्ट्रियलाइज्ड होगी, जहां अर्बनाइज्ड होगी, या जहां पे कॉमर्शियल एग्रीकल्चर होगा, वहां पे वेल मेटल्ड रोड की जरूरत पड़ती है।
तो इसीलिए ये सारी की सारी सुविधाएं यहाँ पे पाई जाती हैं। तो अगला हमारा पॉइंट हो जाएगा इसी के अंतर्गत, डी नंबर का पॉइंट आपका एडवांस्ड इन सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। अब इसके अंतर्गत एडवांस सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन का मतलब क्या हुआ कि एरिया बहुत ज्यादा प्रॉस्परस है, कॉमर्शियल एग्रीकल्चर यहां पे है। तो कॉमर्शियल एग्रीकल्चर में क्या जरूरत होती है, वेल मेटल्ड रोड्स, ठीक है। कॉमर्शियल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस रिक्वायर्ड वेल मेटल्ड रोड। एक तो पॉइंट ये हो गया। दूसरी बात ये है कि इतने ज्यादा यहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं, इतने ज्यादा कुल कारखाने, और ये आपके एमएसएमई और अर्बन पॉकेट्स, अर्बन सेंटर्स हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे रोड्स वेरी बेटर ऑफ है कंडीशन में है, ठीक है। तो मतलब कि अर्बन सेंटर और इंडस्ट्रियल सेंटर्स, ठीक है। लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल एंड अर्बन सेंटर caused highly concentration of the road in green revolution region। इस एरियाज में अर्बन पॉकेट्स बहुत ज्यादा हैं, यहाँ पे इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा हैं, जिसके कारण यहाँ पे रोड की सुविधाएं लोगों को बहुत ही ज्यादा मतलब मिलती हैं, और ये एरिया बहुत ही वेल ऑफ और बहुत ही वेल फ्लोरिश है, ठीक है। दूसरा तो पॉइंट ये हो गया। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, इसी कड़ी में जो हमने यहाँ पे दूसरे पॉइंट लिखे थे वो ये थे कि मिडिल गंगा प्लेन, ठीक है। मिडिल गंगा प्लेन में पहले देखिए एरियाज कौन कौन से, डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं। तो मिडिल गंगा प्लेन की अगर बात की जाए तो उसमें आपका जो पूर्वांचल वाला बेल्ट है वो है, और कुछ अवध वाला बेल्ट है। अवध का मतलब कि ये जो आपका सेंट्रल यूपी, तो सेंट्रल यूपी और ईस्ट यूपी और पार्ट ऑफ बिहार, ये मिडिल गंगा प्लेन कहलाता है। एक्चुअल में बिहार का भी कुछ हिस्सा मिडिल गंगा प्लेन में है, ठीक है। तो मिडिल गंगा प्लेन में जो यूपी का हिस्सा है, यानी कि सेंट्रल यूपी और पूर्वी यूपी, ये मिडिल गंगा प्लेन है। यहां पे रोड की क्या दशा, क्या दिशा है, कम से कम ये जान लें, यहां पे रोड जो है का कंसंट्रेशन बहुत अच्छा है। रोड बहुत ज्यादा यहाँ पे है, रोड की कमी नहीं है, बट रोड की कंडीशन अच्छी नहीं है। यहाँ पे तो रोड भी ज्यादा थे, और रोड यानी क्वांटिटी क्वालिटी दोनों अच्छी थी वहां पे। अब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको क्वांटिटी तो मिलेगी, बट क्वालिटी खराब होने लगेगा रोड का। कहां पे, मिडिल गंगा प्लेन में। तो नेक्स्ट हमारा सब टॉपिक क्या हो जाएगा इसके अंतर्गत, मिडिल गंगा प्लेन। जो मिडिल गंगा प्लेन है, यहां पे रोड जो है बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इसको इस तरह से कुछ कह सकते हैं, मतलब कि लार्जर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रोड्स फाउंड in the region, but their conditions are dilapidated, या मतलब उनकी कंडीशन जो है बहुत ही वेल ऑफ नहीं है, ठीक है। बट देयर कंडीशंस आर नॉट गुड। अब डिलेपिडेटेड लिखते थोड़ा दूसरा हो जाता है, बट नॉट गुड, आसानी समझने के लिए, ठीक है। उनकी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। रोड का कॉन्सेंट्रेशन यानी डेंसिटी बहुत ज्यादा है रोड, क्योंकि जनसंख्या भी बहुत ज्यादा है वहां पे, प्लेन एरिया है इसलिए रोड बहुत ज्यादा है,
बट वहां पे रोड की कंडीशन अच्छी नहीं है। क्यों नहीं अच्छी है? उसके फैक्टर्स क्या हैं? ड्यू टू फॉलोइंग फैक्टर्स। अब वो फैक्टर्स क्या क्या है उसको हम जानने की कोशिश करें। तो सेम ऐसे जैसे हमने उसमें पढ़ा था, सेम ऐसे यहाँ पे भी पॉइंटर के फॉर्म में हम कोशिश करते हैं समझने के लिए। पहले नंबर पे देखते हैं कि जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो कैसा है यहाँ का। तो यहाँ की जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो उतनी अच्छी नहीं है। ये आपका सॉफ्ट जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, क्योंकि यहाँ पे न्यू एलुवियम का बना हुआ ये प्लेन है। क्या है? न्यू एलुवियम का बना हुआ है। न्यू एलुवियम का मतलब कि बहुत मजबूत नहीं है ये भी रॉक सिस्टम यहाँ का। नंबर एक पर पॉइंट। नंबर दूसरे पे पॉइंट ये है कि यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से फ्लड आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। नंबर दो पॉइंट। तीसरे नंबर में जो पहाड़ी नाले होते हैं, रिवर चैनल एंड मतलब कि माउंटेनियस चैनल, माउंटेनियस रिवर्स, वो आ करके इस एरिया में फ्लड क्रिएट करते हैं। वो रिवर बहुत सारे म्यांडरिंग वाली कंडीशन होती है, अपना कोर्स टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो गया। उसके अलावा बारिश ज्यादा होती है, सॉयल यहाँ का बहुत यानी कि मजबूत रॉक नहीं है, स्ट्रांग रॉक सिस्टम नहीं है, सॉफ्ट रॉक है। तो डिप्रेशन और पोर्ट होल क्रिएट हो जाता है, यानी गड्ढे खड्डे रोड की में भीतर में आपको इतने छोटे छोटे गड्ढे मिलते रहेंगे। यहाँ पे फ्लड आने के कारण कभी कभी पूरा पूरा रोड बह जाता है। इतने ज्यादा फ्रीक्वेंटली चैनल्स और रिवर्स का अक्रेंस है, यानी रिवर पाई जाती है इस एरियाज में, कि यहाँ पे बहुत सारे ब्रिज बनाने में कॉस्टिंग चली जाती है रोड की। ये सारे फैक्टर्स हैं। रोड बनाने के लिए जो बजरी यानी मलबा, रॉ मटेरियल जिसे कहते हैं, स्टोन वगैरह, कोबल, पेबल, बाउल्डर, इस तरह की चीजें, वो भी आसानी से अवेलेबल नहीं है, क्योंकि या तो आपको शिवालिक के हिमालय से यानी तराई बेल्ट से लाना पड़ेगा, भाबर, नेपाल, उस एरिया से, या तो फिर आपको जा करके यहाँ पे बुंदेलखंड से उठाना पड़ेगा मलबा या मटेरियल, तो वो भी बहुत ज्यादा दूर हो जाता, तो उसकी कॉस्टिंग ज्यादा आती है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं यहाँ पे रोड की वर्स्ट कंडीशन होने के। अब उसी को हम सीक्वेंस वाइज एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो नंबर एक पे ये हो जाएगा सॉफ्ट जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, बिकॉज न्यूली ब्रॉड alluvium can't provide strength मतलब यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं होगा ये इसकी वजह से, क्योंकि ये सॉफ्ट रहता है रॉक्स। यहाँ पे अलुवियम जो है नया नया रिवर के द्वारा ला करके डिपॉजिट किया जाता है, और ये स्ट्रेंथ नहीं अगर रहेगी तो डिप्रेशन एंड पोर्ट होल्स आर कॉमन। तो डिप्रेशन, पोर्ट होल, इस तरह की आप यहाँ पे समस्याएं देख सकते हैं इस एरिया के रोड में। अगला पॉइंट क्या है यहाँ पे, अगर रोड बनाना है आपको तो जो रॉ मटेरियल चाहिए वो भी आसपास में कहीं पे अवेलेबल नहीं है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, रॉ मटेरियल भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि आजू बाजू में यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका ये हो जाएगा इसका दूसरा पॉइंट, सेकंड नंबर का पॉइंट, रॉ मटेरियल is not available in the region। क्योंकि इस रॉ मटेरियल को आपको लाने के लिए वहां से लाना पड़ेगा, जैसे या तो आपका शिवालिक से यानी भाभर और तराई वाले बेल्ट से, या तो आपको यहां से लाना पड़ेगा, क्या नाम है, बुंदेलखंड एरिया से, तो दोनों दूर पड़ जाएगा। तो रॉ मटेरियल जो है इज नॉट अवेलेबल इन द रीजन, ठीक है, जिसकी वजह से इसलिए जो है कंस्ट्रक्शन, हाई कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हो जाएगा, है ना।
रॉ मटेरियल से तात्पर्य क्या, मतलब कि जैसे आपका स्टोन चिप कह सकते हैं आसान भाषा में समझने के लिए। वैसे रॉ मटेरियल के तौर पे जितने भी आपके बाउल्डर, कोबल, पेबल, ये सब ला ला करके पहले इसको जमा किया जाता है, डिपॉजिट किया जाता है, उसके बाद रोड बनता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका दूसरे नंबर का पॉइंट हो गया। तीसरे नंबर का पॉइंट इसी में हम देखते हैं। देखिए रिवर वगैरह यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली अकरेंस है, तो रिवर बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पे रिवर से संबंधित देखते हैं क्या क्या समस्याएं हैं। तो फ्रीक्वेंट अकरेंस ऑफ रिवर्स रिक्वायर्ड ब्रिजेस, एक तो ये हो गया। रिवर meandering often changes their course of flow। अक्सर आप ये देखेंगे कि जो रिवर होती है इस एरियाज में वो अपना कोर्स बदलती रहती है बहुत फ्रीक्वेंटली, और यूं यूं ऐसे म्यांडिंग ऐसे सांप होता है, मतलब स्नाउट यानी इस तरह से सांप की तरह इस तरह से चलती रहती है। रिवर एक बार इस पे कोई पुल बना भी दिया जाता है तो पता क्या चलता है कि पुल के दूसरे साइड से रिवर बहने लगी आने वाले 4 से 5 सालों में। ठीक है, ऐसा कई जगह देखा मैंने खुद ही जाकर के। तो रिवर meandering often changes their courses of flow। flooding is also a problem, माने कि फ्लड के कारण पूरा पूरा रोड बह जाता है, रोड टूट जाता है, ये अक्सर आप देखेंगे इस एरियाज में। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स जो है आपके रिवर से या उससे संबंधित हैं। अगला पॉइंट क्या है यहाँ पे कि बहुत ज्यादा अर्बन एरियाज भी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, कुछ ही सेलेक्टेड टाउन या शहर ही स्ट्रॉन्ग है, और वहीं आप एरिया में पर्टिकुलर रीजन में आप डेवलपमेंट देख सकते हैं, जैसे कि आपका कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद, बाकी गोरखपुर, बाकी एरियाज में आप जाएंगे यहाँ पे तो क्या देखेंगे कि डेवलपमेंट का अभाव है, यानी कि वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट या पीपुल्स जो है पर कैपिटा इनकम, इस तरह की कंडीशन जो है बहुत अच्छी नहीं है। तो यहाँ पे एक पॉइंट ये लिख सकते हैं कि सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, क्या सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, एग्रीकल्चर practices and lesser urbanization, industrialization also a factor to retard the road concentration, and lesser level of urbanization and industrialization also a factor to reduce मतलब कि एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन एक फैक्टर है, अर्बनाइजेशन वहां पे जो कम है, जिसके कारण क्या है कि वहां पे रोड की यानी क्वालिटी नहीं है। तो आल्सो ए फैक्टर फॉर बेटर क्वालिटी ऑफ रोड, ठीक है, फॉर लोअर फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ द लोअर क्वालिटी ऑफ द रोड, ठीक है। लोअर क्वालिटी ऑफ रोड, क्योंकि वजह क्या है कि रोड यहाँ पे है बहुत ज्यादा, रोड पगडंडी टाइप है, रोड ऐसे छोटे छोटे हैं, रोड ऐसे गांव के एरिया में जाने के लिए हैं, बट उनका डेंसिटी लेवल बहुत ज्यादा हो जाएगा रोड का, बट उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है। तो इसलिए हमने उसको थोड़ा सा डिजाइन करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्वालिटी मेनली फोकस है। क्वालिटी क्यों नहीं है, क्योंकि कहीं पे एरियाज में रोड जो है जहां पे होगा, जहां पे एग्रीकल्चर में भी लोग प्रॉस्परस हो, इंडस्ट्रियल वेल ऑफ हो,
उसके अलावा अर्बन सेंटर्स होती हैं। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से कहीं पे रोड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। अगला पॉइंट इसी की कड़ी में हमारा जो भाबर रीजन और तराई रीजन है उसके बारे में देखते हैं। वहां पे रोड की क्या दिशा है, क्या दिशा क्या दशा है। तो नेक्स्ट हमारा जो है 4 के बाद आपका 5 हो जाएगा। मतलब कि 2 एरियाज हो गए हमने, एक ग्रीन रेवोल्यूशन एरियाज, एक आपका जो है मिडिल गंगा प्लेन हो गया, और तीसरे नंबर पे हमारा ये हो जाएगा भाबर एंड तराई रीजन। तो थर्ड पॉइंट हो जाएगा हमारा ये भाबर एंड तराई रीजन। भाबर और तराई रीजन की अगर बात की जाए तो इस एरिया की तो ज्योग्राफी ही बड़ी अजीबोगरीब है। यहाँ पे तो रोड बनने के तो ऑप्शन ही नहीं बनते। पूरे के पूरी एरिया में जो भाबर एरिया है वहां पे रिवर अपने साथ बाउल्डर, कोबल, पेबल, सैंड ड्यूज, सैंड बार्स ला के बनाती हैं और वहीं पे डिपॉजिट कर देती हैं। इसलिए वहां पे एग्रीकल्चर की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो एग्रीकल्चर की अगर पॉसिबिलिटी नहीं होगी तो इसका मतलब कि वहां पे स्पर्श पॉपुलेशन है। जब स्पर्श पॉपुलेशन होगी तो रोड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसलिए रोड वहां पे कम होंगे। पहला पॉइंट। तराई बेल्ट जो है वहां पे रिवर फ्लडिंग, क्योंकि जो भाबर एरियाज में रिवर से जमीन के अंदर सिंक हो जाती थी, यानी कि जमीन के अंदर जा करके धंस जाती थी, वहां बहने लगती थी। जमीन के 5 फीट, 10 फीट, 20 फीट भीतर भाबर एरियाज में रिवर जो है वहां पे जा करके जो पहाड़ों से निकलती हैं, शिवालिक हिमालय से या आपका ग्रेटर हिमालय साइड से, बहुत से रिवर आकर के वहां सिंक हो जाती हैं और वो अंदर जमीन के बहती हैं, अंडरग्राउंड फ्लो होती रहती हैं, कहीं पे 5 किलोमीटर, कहीं पे 20 किलोमीटर तक। और अंडर फ्लो होने के बाद वो दोबारा रीमर्ज होती हैं सरफेस पे, तो उसको तराई कहते हैं। अब जहां तराई में रिवर रीमर्ज होती हैं तो यकायक वहां पे वो फ्लड क्रिएट कर देती हैं, और जब फ्लड क्रिएट करेंगी तो पूरा का पूरा एरियाज हम कह सकते हैं कि मर्शी और स्वाम्पी है, शरबी, मतलब कि वहां पे शरब्स, हरब्स बहुत सारे हैं, ग्रासेस बहुत सारे हैं तराई बेल्ट के, और ये सवाना टाइप ग्रासेस, मतलब कि लंबे ग्रासेस जिसको कि सबाई ग्रासेस कहते हैं, सबाई ग्रासेस टाइप वहां बहुत सारे हैं। उसके अलावा पूरा का पूरा बेल्ट फॉरेस्टेड है, तो दलदली है, फॉरेस्टेड है, जिसकी वजह से हर्ष एक तरह से क्लाइमेटिक कंडीशन, ज्योग्राफिकल फेनोमेना है। तो वहां पे बहुत ज्यादा अर्बन पॉकेट्स और इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा एस्टेब्लिश नहीं हो पाई, ना हो पाएंगी, क्योंकि ज्योग्राफिकल कंडीशन सपोर्ट नहीं करता। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो पीपुल्स कंसंट्रेशन है, जो रूरल सेटलमेंट है, जो अर्बन सेटलमेंट है, वो भी कम है, स्पार्सली पॉपुलेशन है। और लोगों की लाइफ में अगर चैलेंजिंग होगी, जिससे नेचर से फाइट करना पड़े, तो ऐसे एरियाज में पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं होता। लोग जो है अर्बन एरिया की तरफ मूव कर जाते हैं या दूसरे एरिया में चले जाते हैं जहां पे लाइफ में सस्टेनिंग में आसानी हो। दूसरे साइड में ऐसे एरियाज में ओनली जो ट्राइबल होते हैं, जो अपने रीट्स, रिवाज, कल्चर की वजह से उस पार्टिकुलर ज्योग्राफी या रीजन से जुड़े रहते हैं अपनी आस्था की वजह से, वही पाए जाएंगे। जैसे कि जितने भी बक्सा और ये आपका भूतिया और ये थारू ट्राइब्स, वो सारे के सारे भाबर तराई एरियाज में पाए जाते हैं। तो इसलिए वहां पे रोड का बढ़िया होने का तो ऑप्शन ही नहीं बन पाता। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स हैं जिसके वजह से यहाँ पे भाबर और तराई वाले एरियाज में रोड की भी कमी है। और इसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, तो मैंने क्रिएट किया था कुछ इन्फॉर्मेशन जो है भाबर तराई के बारे में, क्योंकि ये सारे इन्फॉर्मेशन ना तो बुक्स में मिलते हैं, ना तो अखबारों में मिलते हैं। मैं बहुत सारी कटिंग काट कर करके उसको अलग अलग एरियाज से मतलब कि इकट्ठा करता रहता हूँ। देखिए, यहाँ का जो मेन एडवांटेज है इस एरिया का, वो ये है कि यहाँ पे बगल में साइड में 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूरी पे आप देखेंगे शिवालिक हिमालय है, और उसके अलावा रिवर अपने साथ के बाउल्डर्स, कोबल, पेबल ला करके यहाँ पे डिपॉजिट करती रहती है साल भर या बरसात में। तो आसानी से रॉ मटेरियल तो अवेलेबल हो जाएगा, रॉ मटेरियल तो यहाँ पे बहुत आसानी से अवेलेबल है।
यानी कि फेवरेबल फैक्टर में मात्र एक फैक्टर जो है फेवरेबल है, बाकी सारे के सारे अनफेवरेबल फैक्टर हैं रोड बनाने के लिए इस एरियाज में। ठीक है, तो हम ये इसको कह सकते हैं कि इवन दो स्टोन चिप्स आर readily available nearby, क्योंकि यहाँ पे शिवालिक पड़ता है तो यहाँ पे या लोकली अवेलेबल है। ठीक है, फ्रॉम शिवालिक बट अदर फैक्टर hinder the road concentration in the region। और अदर फैक्टर जो है रोड कॉन्सेंट्रेशन के लिए बाधा बनते हैं, और वो फैक्टर्स क्या क्या हैं उसी को हम देखते हैं नंबर 1 पे। तो फ्रीक्वेंट अकरेंस ऑफ रिवर चैनल नंबर 1 पे क्या है, फ्रीक्वेंट occurrence of रिवर चैनल। रिवर चैनल यहां पे हर 5 किलोमीटर पे आपको मिल जाएगा। हेंस कॉस्ट, मतलब कि कॉस्ट क्या कहते हैं, कॉस्ट इज हाई या कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, यानी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज हाई है, नहीं, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज हाई, इसलिए इस एरिया में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कारण क्या है कि जैसे देखिए फ्रीक्वेंट अकरेंस ऑफ द रिवर चैनल्स, बहुत ज़्यादा रिवर चैनल भी इस एरिया में पड़ेंगे, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इसलिए ज़्यादा आएगा क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत सारे ब्रिज और बहुत सारे पुल बनाने पड़ेंगे, या कलवर्ट या बम्बू रख देते हैं, जैसे पुलिया उलिया टाइप जिसे कहते हैं। ठीक है, तो वो वहाँ पे बनानी पड़ेगी जिसकी कॉस्टिंग ज़्यादा आएगी। ये बहुत बड़ा फैक्टर है इस एरियाज के लिए। उसके अलावा जो है रिवर जो है मियांड्रिंग, वो भी एक फेनोमेना है। ठीक है, एंड फ्लडिंग। नेक्स्ट पॉइंट आपका इसी से संबंधित जो है रिवर मियांड्रिंग एंड फ्लडिंग। अब मियांड्रिंग का मतलब कि रिवर है ऑफन चेंज्ड इट्स कोर्स ऑफ फ्लो। रिवर अपना जो है कोर्स बार बार बदलती रहती है, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर इस एरिया से। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसी में, सॉफ्ट रॉक स्ट्रक्चर एंड रिवर डिपॉजिट्स। ठीक है, सॉफ्ट रॉक स्ट्रक्चर एंड डिपॉजिट। देखिए सॉफ्ट रॉक स्ट्रक्चर एंड डिपॉजिट जो है इसीलिए अनफेवरेबल है। सो अनफेवरेबल, ठीक है, फॉर रोड कंस्ट्रक्शन। देखिए होता क्या है कि अगर रोड यहाँ पे भाबर के में अलग समस्या है और तराई में अलग समस्या है, तो उनको दोनों एरियाज के हिसाब से थोड़ा सा जान ले। देखिए जो भाबर एरिया है वहां पे क्या है, दिक्कत क्या होती है, भाबर एरियाज में आप देखेंगे कि वहां पे रिवर जो है बहुत सारे अपने साथ ला करके कोबल पेबल बजरी जो होते हैं स्टोन चिप्स जिसे कहते हैं, वो ला करके डिपॉजिट करते रहते हैं। तो वहां की सरफेस जो है वो बराबर नहीं है, प्लेन नहीं है, तो रोड कंस्ट्रक्शन में बड़ी दिक्कत आएगी। और हर 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर पे कोई ना कोई चैनल वहां पे पहाड़ी नाला जिसे कहते हैं
वो पाई जाएगी। ठीक है, तो भाबर एरियाज में जो है रिवर, ब्रॉड, बाउल्डर, कोबल, पेबल्स एंड सैंड्स टू डिपॉजिट in its course, hence making the undulating topography। इसीलिए इस एरिया की जो टोपोग्राफी अंडुलेटिंग है और वहां पे प्रॉपर आप रोड कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाएंगे। जो आपका ये वाला बेल्ट है, क्या कहते हैं, तराई वाला बेल्ट है। नेक्स्ट पॉइंट आपका भाबर के साथ साथ तराई वाला बेल्ट देखते हैं। तराई बेल्ट में क्या है कि बहुत सारे वहां पे मार्शी स्वाम्पी सॉयल है, रिवर वहीं पे दोबारा इमर्ज होती है। मार्शी और स्वाम्पी सॉयल के अलावा बहुत सारे ऐसे लैक्स आए, बांध टाइप वहां पे हैं। बांध मतलब कि या रिवर पे डैम बना दिया गया, या तो आर्टिफिशियल या तो नेचुरल, यानी कि लैक जिसे कह सकते हैं। और फॉरेस्टेड लैंड भी है, और इसके अलावा जो है ग्रासेस जैसे सबाई ग्रास वगैरह, ठीक है, ये इस एरियाज में पाए जाते हैं। जो मतलब कि गन्ने की ही एक ब्रीड की बहुत सारी इस तरह से रीड्स जिसे कहते हैं, रीड है ना, इस तरह की यहाँ पाई जाती है बहुत सारी, इसको सबाई ग्रास भी कहते हैं, वो पाई जाती है। तो तराई बेल्ट में क्या है, स्वाम्पी, मर्शी एंड फॉरेस्टेड लैंड। इसलिए यहां पे रोड का कंस्ट्रक्शन कर पाना बहुत मुश्किल है। जहां तक सवाल है मैंने कि पॉपुलेशन का, अर्बन एरियाज का, इंडस्ट्रीज एरियाज का, तो फुल्ली एब्सेंट है। और उसके अलावा इस एरियाज में ज्यादातर तो ट्राइबल हम पाएंगे, तो स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया में आएगा ये। ठीक है, तो क्या है ये, एब्सेंस ऑफ अर्बन एंड इंडस्ट्रियल सेंटर, rather the region is populated by ट्राइबल। इसलिए इस एरियाज में आप रोड की मतलब कि एब्सेंस देखेंगे। उसके अलावा रेनफॉल, फ्लडिंग, ठीक है, अनकंसोलिडेटेड रॉक, स्ट्रक्चर, अनकंसोलिडेटेड रॉक स्ट्रक्चर, कास्ट मतलब कि पोर्ट होल एंड सेपरेशन, कास्ट, पोर्ट होल एंड सेपरेशन इन द रोड, है ना, या इन द कोर्स ऑफ रोड, इन द रोड। तो रोड में क्या है, आप देखिए, रेनफॉल के कारण, फ्लड के कारण, और अनकंसोलिडेटेड रॉक स्ट्रक्चर मतलब कि बहुत ज्यादा सॉलिड मजबूती के साथ रॉक जो है वहां का जकड़ा हुआ नहीं है, जिसके के कारण आप देखेंगे बहुत सारे पोर्ट होल यानी गड्ढे खड्डे रोड में मिलेंगे आसानी से, और सेपरेशन हो जाएंगे, ऐसे धंस जाएगी पूरी रोड, ऐसे धंस जाता है उस एरिया में, आप देखेंगे, और बहुत बार ऐसा होता है। ठीक है, ये सारी समस्याएं वहां पे आप देख सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट हमारा खाली बच रहा है बुंदेलखंड का, तो एक पॉइंट हमारा 4th नंबर का जो पॉइंट हो जाएगा बुंदेलखंड, है ना। तो बुंदेलखंड के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, बुंदेलखंड में पहले नंबर में हम देखेंगे फेवरेबल कंडीशन क्या है रोड बनाने के लिए। रोड बनाने के लिए दो बहुत ही फेवरेबल कंडीशन बुंदेलखंड में है, बाकी सारे के सारे अनफेवरेबल कंडीशन है। इसीलिए वहां पे रोड जो है कंसंट्रेशन कम है। ठीक है, रोड बहुत ज्यादा वहां पे डेंस नहीं है,
तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा 4th नंबर हो जाएगा बुंदेलखंड। बुंदेलखंड जो है इसमें 2 फेवरेबल कंडीशन है और कुछ अनफेवरेबल कंडीशन है। तो ये पहले पॉइंट लिख सकते हैं, रोड कॉन्सेंट्रेशन इज लो इन द रीजन even though geological structure is hard and raw material is available in the nearby areas। यानी पूरे एरिया से, पूरा एरिया ही बुंदेलखंड का पहाड़ी पथरीली टाइप है, तो वहां आसानी से रॉ मटेरियल मिल ही जाएगा, है ना। इवन दो जियोलॉजिकल structure is hard, so no option for creation of potholes and depression। तो कोई भी यहां पे डिप्रेशन या पोर्ट होल तो क्रिएट नहीं होगा। मोर ओवर, फर्दर आप क्या देखेंगे, मोर ओवर रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल्स का मतलब कि जो स्टोन चिप्स वगैरह, बाउल्डर, कोबल, पेबल जो भी बनाने में काम आए, स्टोन चिप्स वगैरह आर रियली अवेलेबल लोकली, है ना, या लोकली अवेलेबल, आर लोकली अवेलेबल, मतलब आजू बाजू में आप देखेंगे कि बहुत सारे इस तरह की चीजें उनको आसानी से अवेलेबल हो जाएंगी। फिर भी वहां पे रोड कंस्ट्रक्शन में आपको देखा जाएगा कि रोड का कंसंट्रेशन या रोड की डेंसिटी यहाँ पे बुंदेलखंड एरियाज में कम है। और उसका मुख्य कारण क्या है, जो रोड की डेंसिटी वहां पे इस एरिया में कम है, उसका कारण कुछ और है। नंबर 1 पे तो यह है कि देखिए, जो अनफेवरेबल कंडीशन वो डोमिनेट करते हैं, ठीक है। तो लेसर रोड कॉन्सेंट्रेशन ड्यू टू द डोमिनेटिंग अनफेवरेबल कंडीशन। और अनफेवरेबल कंडीशन क्या क्या है यहाँ पे, उसको हम देखते हैं नंबर 1 पे। देखिए नंबर 1 पे अनफेवरेबल कंडीशन में यहाँ पे क्या है, यहाँ की सरफेस प्लेन नहीं है। जब सरफेस प्लेन नहीं हो तो उसको कहीं पहाड़ है, कहीं पे गड्ढा है, कहीं पे खाई है, कहीं पे हिलॉक्स है, कहीं पे कुछ है, ठीक है, नेचुरल डिप्रेशन है, इस तरह की सारी चीजें यहाँ पाई जाती हैं। इसलिए यहाँ पे रोड बना पाना बहुत आसान नहीं है। तो पहला पॉइंट हो जाएगा अंडुलेटिंग टोपोग्राफी। उसके अलावा अंडुलेटिंग टोपोग्राफी के अलावा जो है डिसेक्टेड प्लेटू एंड ravines hamper the road construction in the region। इसलिए इस एरियाज में आप देखेंगे रोड की कमी है। रोड की कमी होने के कारण क्या है इस एरिया की, वो यही है कि जो है, ठीक है, रोड की कमी खाली कारण यही है कि अंडुलेटिंग सरफेस है, डिफिकल्ट टेरेन है, अनइवन टोपोग्राफी है, रेविन्स है, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं छोटे छोटे, और वहां की लैंड जो है सरफेस प्लेन नहीं है।
जिसके कारण इस एरियाज में आपको पहले उनको प्लेन करना पड़ेगा, वही बहुत ज़्यादा कॉस्टली आ जाएगा और इस वजह से रोड आसानी से बना नहीं सकते आप यहाँ पे। अगला पॉइंट बुंदेलखंड से संबंधित ये है कि देखिए ये पूरे एरिया में आप देखेंगे खाली झांसी एक ऐसे इनके पास बड़ा शहर है, ठीक है, तो अर्बन एरियाज की भी कमी है यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंडस्ट्रीज भी कम है और स्पार्सली पॉपुलेटेड है, बहुत ज्यादा यहाँ पे डेंसिटी नहीं है, तो डेंसिटी ना होने के कारण बहुत ज्यादा रोड की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं द रीजन इज, ये मतलब कि पहला पॉइंट हो गया था, ये सेकंड पॉइंट हो जाएगा अनफेवरेबल में। द रीजन इज स्पार्सली populated and absence of industries and urban centers। इन सारे कारणों से इस एरियाज में आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा रोड की कमी है और रोड यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। ये सारे मतलब कि तो कह सकते हैं कि दीज आर मेजर फैक्टर फॉर लेसर concentration of roads, concentration of roads in the region, ठीक है। ये सारे के सारे कारण हैं रोड्स को मतलब कि बनाने के लिए यहाँ पे, और ये दिक्कतें आती रहती हैं। अब हम यहीं पे खत्म करते हैं अपना ये डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ रोड्स इन उत्तर प्रदेश। तो एक टॉपिक तो हमारा ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है हमारा जो है रोड से संबंधित जो अगला टॉपिक्स है वो ये है कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। इससे रिलेटेड भी यूपी पीसीएस क्वेश्चन या तो पूछता रहा है या पूछेगा फ्यूचर में कभी जरूर, ठीक है। क्योंकि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो है ये यूपी के पेट टॉपिक्स में आता है, यूपी पीसीएस के, और वो पीटी या मेंस कभी ना कभी या तो क्वेश्चन ये पूछा है या पूछेगा ही। तो इसलिए गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ रोड्स इन उत्तर प्रदेश। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसी से संबंधित है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो है, हाँ, ये 4 मेजर सिटीज को कनेक्ट करता है। ये योजना 1999 में लॉन्च की गई थी जब अटल जी की सरकार हुआ करती थी, और यूपीए सेकंड मनमोहन जी की जब सरकार थी 2012 में, तब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया था। इसके अंतर्गत जो हाईवे हैं यानी एनएच, नेशनल हाईवे, उनको चौड़ा करना 4 लेन या 6 लेन, 4 लेन या 6 लेन किया गया है। और इंडिया के जो मेजर सिटीज हैं उनको आपस में जोड़ना इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत रखा गया। तो हम कह सकते हैं कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड प्रोजेक्ट है ना, या प्रोजेक्ट खाली कह सकते हैं, रोड प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट, ठीक। अब इस प्रोजेक्ट का मतलब ये था कि इंडिया के जितने भी मेजर टाउन्स हैं, मेजर सिटीज हैं, उनको आपस में कनेक्ट कर दिया जाए ताकि मोबिलिटी बढ़ जाए, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम आए, इकोनॉमी ग्रो करे, एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन का साधन जनरेट हो। उसके अलावा जो है लोगों की पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी और पूरा का पूरा एरिया जो है आसानी से डेवलप हो जाएगा। तो मेनली ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को मिनिमाइज करना, मेजर मेट्रो सिटीज को आपस में कनेक्ट करना। अभी मैप में मैं उसको दर्शाऊंगा कि शायद कोई सिटी बचा हुआ हो जो कि इस पे लोकेटेड नहीं है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल पे। आप देखेंगे अभी कि इंडिया के मेजर सिटीज सारे के सारे इसी पे लोकेटेड हैं। तो इसकी एक यूनिक मतलब की फीचर ये भी है।
तो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हम सिस्टमैटिक डिस्कस करेंगे और ये एग्जाम में पूछता रहे। इस पे क्या पूछेगा कि नोट्स लिखने के लिए आपको, ठीक है, नोट्स लिखना रहेगा आपको यहाँ पे कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल पे नोट्स लिखिए। जो भी टॉपिक्स एग्जाम से संबंधित हैं, अगर वो आजू बाजू में भी पीछे से ही टकराया है या टकरा सकता है तो उसको मैं कवर करूंगा किसी ना किसी एंगल से, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट, ठीक है। ये क्या है कि 4 मेजर मेट्रो सिटीज को कनेक्ट करता है, जैसे कि आपका दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। ये मतलब पहला नंबर इसका है। इसको क्वाड्रिलेटरल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो आकार बनाता है एक क्वाड्रिलेटरल का बनाता है। क्वाड का मतलब क्या होता है? 8 भुजाओं वाला एक आकार ऐसा कुछ बनाता है, इसीलिए इसको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। गोल्डन नाम दे दिया गया, ऐसा कोई वो नहीं, बस गोल्डन है ना। तो इसको हम कह सकते हैं, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, इट कनेक्ट 4 मेजर मेट्रो सिटीज ऑफ इंडिया लाइक दिल्ली से स्टार्ट करिए, मुंबई, उसके बाद जो है आपका मुंबई के बाद चेन्नई एंड कोलकाता, ठीक है। इनको ये आपस में कनेक्ट करने का इसका मतलब कि मकसद था। जब इनको आपस में कनेक्ट किया जाएगा तो इस तरह से पूरा भारत यूनाइट हो जाएगा, इंडस्ट्री के लिए, कल्चर के लिए, एग्रीकल्चर के लिए और आपके कॉमर्स बिजनेस के लिए, सारी की सारी गतिविधियां भारत की यूनाइट हो जाएंगी। जब इंडिया का पूरे इंडिया को एक तरह से इंटरलिंक करके बढ़िया से जोड़ दिया जाएगा तो इसको एक पॉइंट कह सकते हैं, देयर बाई यूनाइटिंग होल इंडियाज इंडस्ट्रियल, कल्चरल एंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज among themselves, ठीक है। मतलब कि ये सारी चीजों को एक तरह से जोड़ने का काम कर रही है। इसको हम डिफिनेशन के तौर पे पहले पॉइंट पे लिख लेंगे। इसका नाम क्वाड्रिलेटरल इसलिए पड़ा कि एक पार्टिकुलर उसमें ये फैला हुआ है। अब अगला सवाल क्या है कि ये लॉन्च कब हुआ था, इसका पर्पस क्या था, ये सब बारे में देखते हैं। ये लॉन्च जो हुआ था 1999 में ये लॉन्च हुआ एंड कंप्लीटेड इन 2012 में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया गया था। और इसका मतलब क्या था कि इसका पर्पस क्या था, मेनली हम कह सकते हैं कि एम क्या था, डिस्टेंस को, टाइम को, जो मेजर सिटीज हैं उसके घटा देना। जो मेजर सिटीज हैं उसकी दूरी को, उसमें जाने के जो समय लगता है उसको कम करना, इसका मकसद था। तो टू रिड्यूस ट्रेवल टाइम्स एंड डिस्टेंस बिटवीन इंडियाज मेट्रोज या मेजर सिटीज, है ना, इंडियाज के मेट्रोज के बीच की दूरियों को घटाना, कम करना था और आने जाने की जो आपकी टाइम लगती है उसको बचाएगा। जब आपका टाइम कम लगेगा, दूरियां बचेंगी तो एक तरह से ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बचेगा, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बचेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ में वो सपोर्ट करेगी, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा एक मतलब कि फैक्टर्स है। और इसका लेंथ कितना है, लेंथ आपका 5846, ठीक है, 5846 किलोमीटर लॉन्ग हाईवे है एक तरह से, ये हाईवेज, ठीक है, ऑफ 4 या 6 लेन, ठीक है।
ये पूरे इंडिया का एक तरह से बिगेस्ट हाईवे प्रोजेक्ट है, ये बिगेस्ट हाईवे प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया, प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया। बिगेस्ट का मतलब कि लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया, ये लॉन्गेस्ट रोड ऑफ इंडिया। और पूरी दुनिया में अगर देखा जाए गोल्डन क्वाड्रिलेटरल को, तो ये 5वें या 6ठे नंबर पे लॉन्गेस्ट रोड आएगा पूरी दुनिया का। एंड 5th या 6th, कहीं पे 5वां लिखा रहता है, कहीं पे 6ठा लिखा रहता है, 6th लॉन्गेस्ट रोड ऑफ द वर्ल्ड। ये मतलब कि इसका वो था, उद्देश्य था। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ये मेजर कुछ है अदर उसको भी जोड़ता है, क्या कहते हैं, टाउन्स को, सिटीज को भी जोड़ता है। तो उसे कुछ पॉइंट्स को भी लिख ले। इट आल्सो कनेक्ट, एक पॉइंट ये लिख देते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। इट आल्सो कनेक्ट जयपुर, जयपुर को भी जोड़ता है ये। उसके अलावा अहमदाबाद, अहमदाबाद के बाद आपका ये पुणे को भी जोड़ता है। साउथ में जाएंगे तो आपका ये बंगलोर को भी जोड़ता है। बंगलोर के अलावा आप आगे चलेंगे तो फिर ये मदुरई को भी जोड़ता है। उसके अलावा नहीं, मतलब मदुरई को नहीं, चेन्नई को जोड़ता है। चेन्नई के बाद विशाखापट्टनम है, विशाखापट्टनम। और उसके अलावा ये आपका यहाँ पे आ जाता है, यहाँ क्या कहते हैं, कानपुर और आगरा, यूपी का। ठीक है, तो यूपी का जो है एक तरह से वाराणसी, वाराणसी, वाराणसी के बाद प्रयागराज के बाद आपका कानपुर और आगरा एंड आगरा। इन सारे शहरों को ये जोड़ने का काम करता है ये प्रोजेक्ट, इसलिए इसके बहुत ज्यादा महत्व है। यानी इंडिया के सारे शहरों को कहीं ना कहीं किसी कोर साउथ, कोर नॉर्थ और कोर ईस्टर्न और कोर वेस्टर्न में अगर कोई बड़ा शहर है तो उसको छोड़ दीजिए आप, बाकी पूरी इंडिया के इसको ये कहीं ना कहीं जोड़ देता ही है। देखिए इसके बेनिफिट्स क्या हैं। बेनिफिट्स की अगर बात की जाए इस रोड्स की, तो एक तो हम कह सकते हैं रिड्यूसिंग ट्रैवल टाइम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिड्यूसिंग ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। प्ले एज ए रोल ऑफ arteries and veins of commerce and industries in India। भारत में कहीं ना कहीं ये आर्टरीज और वेन जो है भारत के कॉमर्स को, उसके खून को दौड़ाता है। कॉमर्स का जो खून है, कॉमर्स और इंडस्ट्री का जो ब्लड है, उसको ये फ्लो करने का काम कर रहा है ये कहीं ना कहीं। इतने सारे फायदे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ में फाइनली फिर सपोर्ट करेगा ये सारी चीजें जब हो जाएंगी। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, एग्रीकल्चर ग्रोथ, इन सब में सपोर्ट ही है। ठीक है, इंडस्ट्रियल एंड एग्री ग्रोथ ये भी लिख देते हैं। एंड कल्चरल एग्लोमिनेशन, कल्चरल एग्लोमिनेशन, इन सारी चीजों को ये जोड़ता है। ये सिंबल किस चीज का है, इंक्रीज करना, इनहैंस करना, बढ़ावा देना। कल्चर को भी आपस में एग्लोमरेट करता है, लोगों को जोड़ता है एक दूसरे से। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम समझ सकते हैं ये रोड बहुत ज्यादा महत्व रखता है। अब गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का हम एक मैप ड्रॉ करेंगे जिसमें कोशिश करेंगे कि जो भी मेजर सिटीज इस पे लोकेटेड है और कौन कौन से हाईवेज हैं जो इसमें
पड़ते हैं। तो एक पॉइंट ये हाईवे से रिलेटेड बनेगा इसमें यहाँ पे 48, 16 और 19। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे, क्वाड्रिलेटरल रोड लाइड ऑन एनएच, एनएच पहले नंबर पे 48, 16 और 19, एनएच 48, एनएच 16 एंड एनएच 19। हाँ, इन हाईवे एनएच पर ये फैला हुआ है। किस किस पे फैला हुआ है ये? इट स्प्रेड ओवर नेशनल हाईवे 48, नेशनल हाईवे 16 यानी 16, नेशनल हाईवे 19। इन हाईवेज के ऊपर ये प्रोजेक्ट गोल्डन क्वाड्रिलेटरल वाला फैला हुआ है। इसका महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि ये यूपी से भी गुजरता है, तो कहीं ना कहीं यूपी में ऑप्शन बन जाते हैं कि इन पे क्वेश्चन पुट अप कर लिया जाए, आज नहीं कल को। तो इस पॉइंट्स को हम ध्यान में रखते हुए एक डायग्राम बनाएंगे इसके रिलेटेड, और कोशिश करेंगे कि इस डायग्राम के थ्रू समझें कि क्या क्या मतलब है। देखिए, पहले नंबर पे तो इसको मिटा करके प्रॉपर डायग्राम बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़े में उसमें आएगा और ये क्वाड्रिलेटरल है। अगर एग्जाम में नोट भी पूछता है तो भी आपको डायग्राम ड्रा ही करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए, सपोज दैट ये भारत का दिल्ली है, यहां पे कहीं पे क्या है, ये दिल्ली है। दिल्ली से अगर आप चलते हैं सीधे आप आ जाइए यहां पे, कहीं पे अहमदाबाद पड़ेगा। ये क्या है आपका? अहमदाबाद। अहमदाबाद से जैसे आप आगे चलेंगे इस तरह से कुछ ऐसे आएगा, यहां पे कहीं पे मुंबई पड़ेगा। मुंबई से आप आगे जाएंगे, यहां पे कहीं पे आपका बेंगलोर पड़ेगा। बंगलोर से नॉर्थ, जैसे बंगलोर साउथ में है, ठीक है, बंगलोर से नॉर्थ ये आपका चेन्नई। चेन्नई से आप ऐसे सीध जाएंगे, यहां पे कहीं पे कोलकाता पड़ेगा। ठीक है, ये वाला जो बेल्ट है आपका ये हो गया। अब ये बच रहा आपका दिल्ली। दिल्ली को कोलकाता से आप जोड़ दीजिए। ठीक, ये तो आपका एक मेजर मतलब फ्रेम मैंने बना दिया कि समझने के लिए आप लोगों को। देखिए, दिल्ली से अगर आप चलेंगे तो ये NH48, NH48, NH48 क्या है ये? NH यहां से यहां पे लिख देते हैं NH48, ये NH48 है, NH48, NH48। यहां बेंगलोर तक आपको NH48 मिलेगा। नंबर 1 में पॉइंट ये 48 है। ये यहां से चेन्नई है, यहां पे भी NH48। ठीक है, चेन्नई तक NH48। चेन्नई से लेकर के कोलकाता तक क्या है? NH16 है। चेन्नई से लेकर कोलकाता तक NH16 है 16, और कोलकाता से लेकर के दिल्ली तक आपका
NH19 है, 19। ये वाला जो रोड कोलकाता से लेकर के दिल्ली, अब देखिए हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, NH48 दिल्ली से लेकर के चेन्नई, नंबर 1 पॉइंट। चेन्नई से लेकर के कोलकाता तक आपका 16 है, NH16 चेन्नई से लेकर के कोलकाता। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका NH19 है, ये कोलकाता से लेकर के दिल्ली। ये तो मेजर इसके मतलब कि ऊपर जो NH है, तो किन किन NH पे ये फैला हुआ है, इन NH पे। अब दिल्ली से चलेंगे आप, तो पहले नंबर में आपको पड़ेगा यहाँ पे जयपुर, अजमेर एंड उदयपुर, राजस्थान में। अब सिटीज की देखते हैं, बातें करते हैं सिटीज को कैसे लिखा जाए। जैसे देखिए कुछ सिटीज को इधर लिखा जाए, कुछ को उधर लिख दिया जाए, है नहीं। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि आपका जयपुर है, ये जयपुर। जयपुर के बाद आगे चलेंगे तो अजमेर, अजमेर के बाद आगे चलेंगे तो उदयपुर, है नहीं। इस तरह से ये सारे के सारे शहर मतलब कि पड़ेंगे इस पे। थोड़ा मैंने रॉन्ग ड्रॉ कर दिया, इसको आप थोड़ा दूर ड्रॉ करें तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है देखिए जयपुर के बाद ये अजमेर रखिए यहाँ पे, अजमेर। उसके बाद उदयपुर, उसके बाद ये अहमदाबाद तो हो ही गया। अहमदाबाद के बाद वडोदरा, ठीक है, वडोदरा, भड़ोच और सूरत। यहां पे बीच में वडोदरा, नेक्स्ट पॉइंट आपका भड़ोच, नेक्स्ट आपका सूरत। ये सारे अहमदाबाद, वडोदरा, भड़ोच, सूरत, ये आपके गुजरात के टाउन्स हो गए। मुंबई से आगे चलेंगे तो यहां पे कहीं पे पूना पड़ेगा 60 किलोमीटर दूरी पे। पुणे के बाद आपका सतारा, कोल्हापुर टाइप कुछ जगह पड़ेगी, सतारा पड़ेगा, हाँ सतारा ये जगह पड़ेगी महाराष्ट्र में। सतारा के बाद आगे चलेंगे तो आपका पड़ेगा बेलगाम, मान लेते हैं बेलगाम ये है आपका, यहां पे कुछ बेलगाम। बेलगाम के बाद आगे चलेंगे तो बेंगलोर पड़ेगा, बेंगलोर के नॉर्थ में चेन्नई, ये ध्यान दीजिएगा, बेंगलोर के नॉर्थ में चेन्नई है। और चेन्नई तक आ करके आपका वो खत्म हो जाएगा NH48। चेन्नई से आपका दूसरा जो प्रक्रिया शुरू होगी NH16 का। तो NH16 पे जो सिटी है उसमें आपका विजयवाड़ा, विजयवाड़ा यहां पे कहीं पे आपका विजयवाड़ा। विजयवाड़ा के बाद आपका कहीं पे यहां पे थोड़ी दूर पे विशाखापट्टनम। उसके बाद आगे जाएंगे तो उड़ीसा में भुवनेश्वर, ये सारे आंध्र प्रदेश में। विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, ये दोनों शहर किसमें हैं, आंध्रा में है, AP में। नेक्स्ट पॉइंट आपका पड़ेगा भुवनेश्वर, ये आपका उड़ीसा में पड़ेगा भुवनेश्वर। उसके बाद कोलकाता, कोलकाता से जैसे आप आगे चलेंगे तो पहले नंबर पे यहां पे धनबाद पड़ेगा। धनबाद से आगे चलेंगे तो आपका यहां पे औरंगाबाद, बिहार में। औरंगाबाद से आगे चलेंगे तो आपका चंदौली पड़ेगा, यूपी में, इसी पे ही है। चंदौली के बाद वाराणसी, वाराणसी के बाद आपका आगे जाएंगे तो प्रयागराज रहेगा। ये प्रयागराज से आगे चलेंगे तो आपका कानपुर, कानपुर से आगे चलेंगे तो आपका पड़ेगा यहां पे आगरा। ये सारे के सारे मेजर सिटीज हैं जो कि इस गोल्डन क्वाड्रिलेटरल पे लोकेटेड है, और हमने कोशिश किया कि उनको पिक करके यहाँ पे ड्रॉ कर दूं। तो ये मेजर सिटीज हैं। और यूपी की सिटीज जैसे कि देखिए आपका वाराणसी, प्रयाग, कानपुर, आगरा, ये इंपॉर्टेंट है। वाराणसी, प्रयाग, कानपुर, आगरा, ठीक है, जो मैंने यहाँ मेंशन किए। अब हमारा इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन बचता है,
वो ये है कि नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ, मतलब कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, एक क्वेश्चन इससे ही बन सकता है। ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे हम अगर ड्रॉ कर लें, मान के चलें कि पहले हम नॉर्थ साउथ जो कॉरिडोर है उसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, पहले नंबर पे हमारा ये हो गया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इसी से संबंधित नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। क्या टॉपिक है? नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। यूपीपी से इस तरह के क्वेश्चन भी पूछता रहता है, तो इनको भी जानना जरूरी है। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को अगर हम चलाएं तो ये आपका यहां से श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक ये फैला हुआ है, श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक। तो पहले नंबर पे यहां पे हम लिखते हैं श्रीनगर। श्रीनगर मान लेते हैं ये सिटी है कोई। उसके बाद साउथ में चले जाइए कन्याकुमारी, ये लाइन गलत ड्रॉ हो गई, ये मुंबई को मैंने मिटा दिया थोड़ा समझने के लिए आप लोगों को, सूरत को भी मिटा देते हैं। देखिए ये हो गई आपकी ड्रॉ। ठीक है, ये मान लेते हैं कि ये कन्याकुमारी है कहीं पे साउथ में, तमिलनाडु में। तो श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी, ठीक है, ये कौन सा एनएच है? NH-44 है। ठीक, NH-44 इस तरह से है कि ध्यान दीजिए आप जरा, ईस्ट वेस्ट जितने भी एनएच हैं उनका ऑड नंबर होगा, ऑड नंबर, यानी 1 3 5, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, ये ऑड नंबर हैं। ये सारे के सारे एनएच कहां से कहां चलेंगे? ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंशन होगा, यानी कि ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है, तो NH1 ये कहां पे है? ये आपका JNK में है, JNK यानी कश्मीर में NH1 है। जितने भी NH आपका नॉर्थ टू साउथ एक्सिस है, नॉर्थ का मतलब कि मान के चलिए ये नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया, इस तरह की एक्सिस रहेगी। नॉर्थ टू साउथ जितने भी NH होंगे उनका इवन नंबर है। ये क्या हो गया? आपका ऑड नंबर हो गया, ऑड नंबर। ये आपका इवन नंबर को पैटर्न को फॉलो करेगा, है ना। नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंशन जितने भी NH होंगे वो सारे के सारे इवन नंबर को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, 2 नंबर जैसे मान के चलिए कहां पे है? यहां पे है आपका नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट रीजन में आपका 2 नंबर NH है। 2 नंबर का NH कहां पे है? नॉर्थ ईस्ट रीजन में है। ये नया जो अभी 4-5 साल पहले गवर्नमेंट ने, यानी कि ये क्या कहते हैं, NDA सरकार ने नया जो मतलब रूल लाई है NH के नोमेनक्लेचर के लिए, उसमें ये फार्मूला अप्लाई होता है, वो जानना जरूरी है। देखिए फिर से ध्यान दीजिए, जितने भी NH वेस्ट ईस्ट या ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन होंगे या जिनका एक्सिस ईस्ट वेस्ट में होगा, वो सारे के सारे ऑड नंबर को फॉलो करेंगे। ऑड नंबर का मतलब 1 3 5 7, नंबर 1 पॉइंट। जितने भी NH नॉर्थ साउथ एक्सिस को फॉलो करेंगे, यानी कि जो रोड भारत में NH के नॉर्थ साउथ या साउथ टू नॉर्थ जाते हैं उनमें इवन नंबर को फॉलो किया जाएगा। जैसे 2 4 6 8 10 12। ऑड नंबर जो है, एक नंबर उसको स्टार्टिंग किया गया है आपको JNK से, 2 नंबर को आपको स्टार्ट किया गया है नॉर्थ ईस्ट से। ये दूसरा पॉइंट है। ये नॉर्थ ईस्ट में 2 नंबर है, एक नंबर आपका कहां पे है? JNK में है। ठीक है, इस तरह से। अगला पॉइंट क्या है? देखिए NH-44
ये श्रीनगर से लेकर के आपका कन्याकुमारी तक है। ये इवन नंबर है, यहां पे देखिए आप 2 नंबर एनएच का। ये एनएच आपका 44 इवन नंबर है, क्योंकि ये नॉर्थ टू साउथ एक्सिस है, नॉर्थ टू साउथ पैटर्न है इसका, या सिस्टम को फॉलो कर रहा है ये, इसलिए इसका 44 नंबर रखा गया, यानी इवन नंबर रखा गया है। पहली चीज ये जानना जरूरी है। अब सवाल क्या है कि ये नॉर्थ टू साउथ जो कश्मीर को कन्याकुमारी से या श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ती है, उसको कहते हैं NH44। उस पर कौन कौन से सिटीज हैं, अब सीक्वेंस वाइज सिटीज को हम देखते हैं। पहले नंबर में हम यहीं कहीं पे समझने के लिए ड्रॉ कर लेंगे, ये दिल्ली है ना, ताकि समझने में आप लोगों को आसानी हो। देखिए नंबर 1 पे अगर यहां श्रीनगर से आप चलेंगे तो जम्मू पड़ेगा, जम्मू। जम्मू के बाद आप आ जाएंगे पंजाब में, पठानकोट जो पड़ता है। पठानकोट में आपको जो है जालंधर, लुधियाना। पंजाब में क्या 2 शहर, जालंधर एंड लुधियाना। जालंधर, उसके बाद लुधियाना, उसके बाद अंबाला। हरियाणा में अंबाला ही है ना, अंबाला हरियाणा में आ गया। यानी ये चंडीगढ़ नहीं जाता, अमृतसर नहीं जाता, कहने का तात्पर्य। ठीक, उसके बाद आपका दिल्ली आ जाएगा। दिल्ली से आप आगे जैसे निकलेंगे, ये आपका मथुरा। मथुरा के बाद आगे जाएंगे तो आपका आगरा। आगरा से आगे जाएंगे आपका पड़ेगा ग्वालियर। ग्वालियर से आगे जाएंगे तो ये आपका पड़ेगा झांसी। झांसी से जैसे आप आगे जाएंगे तो फिर आपका पड़ेगा नागपुर, हैदराबाद, बेंगलोर। क्या है झांसी के बाद? नागपुर। नागपुर के बाद आपका हैदराबाद। हैदराबाद के बाद आपका बेंगलोर। बंगलुरु है ना, बंगलोर। उसके बाद सैलेम, ये सैलेम है। सैलेम स्टील प्लांट आपका जो तमिलनाडु में, सैलम से एक रोड इधर निकल जाता है इस तरह से कुछ, कोची के लिए। क्या है? कोची, या इस तरह से कहते हैं कोची, जो भी है। ये आपका 544 हो जाता है एनएच। एनएच 544 हो जा रहा है ये वाला, ठीक है। और ये सैलम से जाता है। ये सारे मेजर सिटीज हैं नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के, जो कि मतलब कि आपको जानने जरूरी थे। अगर पूछ लिया तो आपको यही लिखना होगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है इसी कड़ी में? देखिए ये झांसी है। झांसी से आपका ये आप यहां से निकालिए इस तरह से कुछ एक, इस तरह से कुछ बना लीजिए। इस वाले को हम कहते हैं ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। और ये किस एनएच पे पड़ता है? NH27। NH27 आपका जो है ये वाला क्या है? NH27 है। जिस तरह से ये NH44 था, है ना, NH44 है। ये वाला कौन सा NH है? NH44 है। ऐसे ही ये NH27 है। 27 आपका यहां से पोरबंदर से सिलचर तक जाता है। गुजरात में पड़ता है पोरबंदर। यहां पे सिलचर आपका आसाम में पड़ेगा, ठीक है। तो पोरबंदर से लेकर के सिलचर तक आपका ये वाला एक्सटेंशन है। इसमें राजकोट और उदयनगर, उदयपुर, ये दोनों इंपॉर्टेंट सिटीज हैं। यहां पे राजकोट पड़ेगा कहीं पे गुजरात में, उसके बाद उदयपुर पड़ेगा कहीं यहां पे सॉरी। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इसी से आता है, उदयपुर से गुजरता है।
इस वाले पे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो है उदयपुर में आके मिलता है। ये जो ईस्ट वेस्ट आपका एक्सटेंशन है या वेस्ट ईस्ट जो भी कह लीजिए, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल उदयपुर से ही गुजरा था, यहां पे इसको कट कर रहा था। आगे झांसी है, झांसी पे जो है नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट आपस में मिलते हैं। कहां पे मिलते हैं? यूपी के झांसी में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आपस में आकर के मिल जाते हैं। अब झांसी से आगे चलेंगे तो आपका कानपुर, लखनऊ, अयोध्या, गोरखपुर, क्या यहाँ पे झांसी से आगे चलेंगे, जैसे यहाँ पे लिखेंगे हम कानपुर, कानपुर के बाद लखनऊ, लखनऊ के बाद आपका अयोध्या, अयोध्या के बाद आगे चलेंगे तो गोरखपुर, गोरखपुर के बाद आगे चलेंगे तो दरभंगा, दरभंगा के बाद आगे चलेंगे तो अररिया, पूर्णिया टाइप सिटी पड़ेगा बिहार में, और किशनगंज पड़ेगा तो किशनगंज लिख दीजिए, बड़ा शहर है। किशनगंज के बाद आगे चलेंगे आप यहां पे तो कहीं पे गुवाहाटी पड़ेगा, गुवाहाटी के बाद लास्ट में ये सिलचर तक फैला हुआ है। ठीक है, ये सारे के सारे मतलब कि मेजर जो है रोड है जो कि आपके हो गए, आपके नॉर्थ साउथ कॉरिडोर हो गया। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर पे आप जो है NH-44 है जो कि श्रीनगर से लेकर के आपका कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। इसमें जो मेजर सिटीज हैं जम्मू, जालंधर, लुधियाना, अंबाला, ये सारे के सारे पंजाब के सिटीज हैं। अंबाला ये हरियाणा का है, दिल्ली है। उसके बाद यूपी का देखिए मथुरा, आगरा, ये दोनों यूपी के हैं। ग्वालियर आपका फिर MP का आ जाता है। फिर झांसी आपका यूपी का आ जाता है। उसके बाद नागपुर महाराष्ट्र का आ जाता है। उसके बाद हैदराबाद तेलंगाना का है। उसके बाद आपका बंगलोर है, बंगलोर के बाद ये बंगलोर कर्नाटका में है। उसके बाद सैलम, सैलम ये आपका पड़ जाएगा जो है तमिलनाडु में। सैलम से ये जो है बाइफरकेट हो जाता है इसकी एक ब्रांच, और वो आपका 544 है, 544 यानी कि 544 NH नंबर है ये वाला जो है सैलम से जो कोची तक गया है, ठीक है, कोची तक, उसका नाम क्या है 544। फिर वही सैलम का एक्सटेंशन आपका कन्याकुमारी तक जाता है। मुझे लगता है कि बीच में कहीं पे मदुरई भी पड़ जाएगा, यहाँ पे कहीं सैलम के बाद मदुरई भी पड़ता है शायद, है ना, मदुरई, ये इतने बड़े शहर थे इसके। ये वाला जो है आपका ईस्ट वेस्ट या वेस्ट ईस्ट कुछ भी कह लीजिए कॉरिडोर, ये NH-27 पे फैला हुआ है। ये सिलचर से चलेंगे आप आसाम में, उसके बाद गुवाहाटी पड़ेगा, उसके बाद किशनगंज पड़ेगा, फिर नेक्स्ट आपका जो है दरभंगा पड़ जाएगा, उसके बाद आपका गोरखपुर पड़ेगा, अयोध्या पड़ेगा, लखनऊ पड़ जाएगा, कानपुर पड़ जाएगा, झांसी पड़ जाएगा। उसके बाद उदयपुर, उदयपुर में आप आकर के गोल्डन क्वाड्रिलेटरल को कट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका राजकोट, ये गुजरात में पड़ता है। उसके बाद फिर है आपका पोरबंदर है। ये मेजर जो है रोड हो गए यूपी के, जिसको हमने कंप्लीट कर दिए। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो एक्सप्रेस वे से रिलेटेड है कि उत्तर प्रदेश में मेजर जो एक्सप्रेस वेज हैं और क्या उनके सिग्निफिकेंस हैं और क्या चैलेंजेस हैं, कौन से एक्सप्रेस वे जो है ऑपरेशनल है और कौन से अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, एक्सप्रेस वेज इन उत्तर प्रदेश। अब यहीं पे हम एंड करते हैं अपने लेक्चर को। आप लोगों को कोई भी समस्या हो तो हमारे चैनल पे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं कमेंट करके। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके भाई, ऑल दी बेस्ट।